या फिरौती, बलात्कार हो या हत्या, या फिर हो आत्महत्या, पुलिस या फाइलों में दबी हर वारदात की होगी निगहबानी, क्योंकि हर जुर्म की होती है एक कहानी। देखिए जुर्म की दास्तां रात 11 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। अन्ना से राहें जुदा होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार गांधी जयंती पर अपनी पार्टी के ड्राफ्ट और एजेंडा का ऐलान कर दिया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई में उनकी स्थिति अब अर्जुन की तरह हो गई है, जहां कुछ अपनों ने उनका साथ छोड़ दिया है, लेकिन वो हार नहीं मानेंगे और देश की राजनीति में बदलाव लाकर रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं उदय सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। न्यूज लाइन में आज हम बात करेंगे टीम अन्ना के बिखराव के बाद अरविंद केजरीवाल के सियासी आगाज की। अन्ना हजारे से अलग होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी की रूपरेखा और एजेंडा का ऐलान कर दिया है। हालांकि पार्टी के नाम का ऐलान वो 26 नवंबर को करेंगे। वहीं इस बीच कुमार विश्वास ने खुद को अरविंद की राजनीतिक पार्टी से अलग कर लिया। देश की तमाम छोटी बड़ी सियासी पार्टियों की भीड़ में अब केजरीवाल भी अपनी पार्टी का बैनर शामिल करने को तैयार है, लेकिन उनका दावा है कि उनकी पार्टी कई मायनों में दूसरी पार्टियों से अलग। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अपनी पार्टी के एजेंडे का ऐलान करते हुए उन्होंने अपनी पार्टी की कमान पूरी तरह से जनता को सौंपने की बात कही है। यूं तो पूर्व टीम अन्ना का कुनबा इस सियासी पार्टी के नाम पर ही उजड़ गया था, लेकिन फिर भी इस मौके पर केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और आनंद कुमार मौजूद रहे और नई नवेली पार्टी की रूपरेखा पर रोशनी डाली। राजनीति में आना है तो राजनीतिक एजेंडा भी साफ कर दिया गया है, लेकिन पार्टी का नाम क्या होगा इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। मुमकिन है कि 26 नवंबर तक इस पर से भी पर्दा उठ जाए। बहरहाल अरविंद ने पार्टी का जो खाका पेश किया है, अब आपको उससे रूबरू कराते हैं। एजेंडे के मुताबिक ये पार्टी नहीं बल्कि एक क्रांति है, जिसका मकसद सत्ता हासिल करना नहीं बल्कि सत्ता को जनता के हाथों में सौंपना होगा। इस पार्टी पर और पार्टी के जीतने पर देश में जनता का ही राज होगा। पार्टी का मकसद भ्रष्टाचार का खात्मा होगा, इसीलिए पार्टी पर नियंत्रण भी जनता ही करेगी। जीते तो महंगाई दूर करेंगे, इसके लिए जनता ही खास चीजों के दाम तय करेगी। जनता की मर्जी से ही भूमि अधिग्रहण होगा। पार्टी सबको अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाएगी। पार्टी के एजेंडे में राइट टू रिजेक्ट को शामिल किया गया है, यानी इनके राज में जनता के पास उम्मीदवारों को नकारने का अधिकार होगा। राइट टू रिकॉल यानी इस पार्टी की सत्ता में जनता जिसे चाहेगी फिर से कुर्सी सौंपने का अधिकार रखेगी। ये पार्टी किसानों को उनकी फसल की सही कीमत दिलवाएगी। भ्रष्ट नेताओं को सजा देने की चाबी भी जनता के हाथों में ही होगी। चुनाव जीतने के 10 दिनों के अंदर ही पार्टी जन लोकपाल कानून पारित करवाएगी। भ्रष्ट नेता चाहे जिस पार्टी का भी हो, दोषी पाए जाने पर 6 महीनों के अंदर उसे जेल होगी। प्रस्तावित पार्टी का कोई भी सांसद या विधायक सरकारी बंगला नहीं लेगा। इन तमाम बातों पर जनता भरोसा कर भी ले तो भी टीम केजरीवाल में कितनी एकता है, इस सवाल पर जनता का भरोसा डगमगा सकता है, क्योंकि इसी दौरान अरविंद के अहम सहयोगी कुमार विश्वास ने कुछ ऐसा कहा जो चौंकाने के लिए काफी था। मैं गैर राजनीतिक आदमी हूँ, मूल रूप से कवि हूँ और हमेशा सत्य बोलता रहा हूँ। राजनीति का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए राजनीति मेरे लिए नहीं। नया दल बन रहा है और अगर ये कुछ गलत करता है तो इसके खिलाफ भी जंतर मंतर पर बैठने के लिए कोई बचना चाहिए।
इस बयान से साफ है कि कुमार विश्वास भी पूरी तरह से इस भरोसे में नहीं है कि अरविंद की ये भावी पार्टी जनता की, जनता के लिए और जनता के जरिए होगी। लिहाजा अब देखना यह है कि क्या देश का आम आदमी इस पार्टी और इसके विजन पर भरोसा कर पाएगा, और वो भी ऐसी स्थिति में जब अन्ना गैर हो चुके हैं और तमाम दूसरी पार्टियां हमलावर। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो अंततोगत्वा खुद को गैर राजनीतिक कहने वाले कुमार विश्वास ने अपने आप को अलग कर लिया इस पूरे राजनीतिक प्रोसेस से और अरविंद केजरीवाल से। इसके पहले वही हर जगह जाते थे और अन्ना हजारे को रिप्रेजेंट करते थे और टीम अन्ना की तरफ से भी वो काफी वोकल थे और सारे टेलीविजन स्टूडियो में एक तरीके से वो रिप्रेजेंट करते थे। आज अरविंद केजरीवाल ने अपने पार्टी का एजेंडा बना दिया। पार्टी ना हुई, वो पार्टी हर काम करेगी। वो विधायिका का भी काम करेगी, वो पार्टी न्यायपालिका का भी काम करेगी, इसलिए कि सारे अधिकार जनता के पास हैं। ऐसा लगता है मानो अभी जनता के पास कोई अधिकार नहीं है और जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो जनता से इतर फैसले करती हैं, जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल के आज की घोषणा है उनकी। हम इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं सुबोध मिश्रा जी और अग्निमा हमारी सहयोगी हैं, वो भी स्टूडियो से जुड़ी हैं। ऊपर हमारे पास न्यूज रूम से जुड़े हैं बिपिन धूलिया साहब और ओबी वैन पर हैं श्याम जाजू जी, जो श्याम जाजू भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, साथ ही हिमाचल के चुनाव के समय वो हिमाचल के इंचार्ज भी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक और भी हमारे अतिथि जुड़ेंगे, लेकिन जैसे वो अतिथि जुड़ते हैं हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं बिपिन के पास और बिपिन जी से सबसे पहले इस पर बिपिन जी से अभी तक हमारा संपर्क नहीं हुआ। हमें टोक दिया गया कि बिपिन जी का नाम ज्यादा मत लीजिए। हम पहुंचते हैं स्टूडियो में और स्टूडियो में अग्निमा से पहले बात करते हैं कि अग्निमा के पास क्या जानकारी है और अग्निमा ने इसे कैसे लिया। भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक पार्टियों को बहुत दिनों से कवर करती रही हैं। ये एक नया आगाज हुआ है, एक नया व्यक्ति भारत की राजनीति में उसने पदार्पण किया। उसके पहले वो नौकरशाह था, नौकरशाह के बाद आंदोलनकर्ता बना और अब वो राजनीति में हिस्सेदारी की बात कर रहा है और तमाम बड़े बड़े वायदे कर रहा है। ठीक उसी तरीके से उनकी पूरी भाव भंगिमा परिवर्तित हो गई। वो उसी तरीके से जनता को तमाम किस्म के वायदे कर रहे हैं जो तमाम राजनीतिक पार्टियां करती रही हैं। अग्निमा, कैसे देखती हैं अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक सफर? उदय जी, अगर हम आज की बात करें, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐलान किया है, तो पहला परिवर्तन तो यह है कि वो पहले अन्ना टोपी जो रहती थी वो अब गांधी टोपी में आ गई। तो आपने देखा है कि देश में गांधी जी का नाम का कैसे राजनीतिक इस्तेमाल होता है। तो एक पहला इनका राजनीतिक जो अभी आम जनता से एक जो राजनीतिक नेता बन रहे हैं वो उसका नहीं, उस टोपी पर यह भी लिखा है मैं आम आदमी हूं। नहीं, वो ठीक है, वो वही है कि गांधी टोपी का इस्तेमाल ये भी एक राजनीति का ही हिस्सा है। जी जी, ये मेरा अपना मानना है। जी। दूसरा जो उन्होंने बात कही है कि स्वराज की बात करी है, एक सेल्फ रूल की बात कर रहे हैं कि जो आम जनता है उनका अपना शासन होगा और वो अपने बता रहे हैं कि वो बिल्कुल अलग पार्टी होंगे। तो यही वादा करके एक बार भाजपा भी आई थी, आपने उनका नारा था चाल चरित चेहरा जो बिल्कुल अलग होना है। तो लेकिन जैसे जैसे राजनीति में पांव बढ़ते हैं आगे और फिर जिस दलदल में फंसते हैं, पैसा जिसे कहते हैं धन, सबसे चुनौती जो इनके सामने आएगी केजरीवाल के सामने, वही चुनौती सबसे पहले उनके सामने आने वाली है। हालांकि वो कहते हैं कि घर घर से पैसा जुटेगा, घर की गृहिणी देगी, घर का जवान देगा पैसा, घर के बूढ़े देंगे पैसे, लेकिन ये शायद एक स्वप्न जैसा लगता है। देश में जिस तरह का पूरा अभी माहौल है उसमें ऐसा ये एक स्वप्न की तरह है। कर जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसमें एक और ये कहूंगी कि इसी चीज को लेके अन्ना ने भी अपनी चिंता जाहिर, उन्होंने कहा मैं वो केजरीवाल का समर्थन जरूर करेंगे, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो वो अच्छे हैं और उनके लिए प्रचार जाएंगे भी चुनाव में। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि सत्ता और धन ये जो है, और धन और सत्ता दोनों वो कह रहे हैं कि आपस में इतना इनका घालमेल है, इससे बच के रहना।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो अरविंद केजरीवाल भले कितना अच्छा एक तरीके से घोषणा पत्र कह लें, अभी उनका जो ड्राफ्ट आया है, कुछ भी कह लें, बहुत अच्छे हैं उसमें जो बातें कही गई हैं। कहीं कहीं वैसे थोड़ी ज्यादा बातें हो गई हैं। उन्होंने जैसे कहा कि 6 महीने में अंदर वो सजा दिलाएंगे, तो क्या न्यायपालिका, जैसे आप कह रहे थे कि न्यायपालिका का भी वो रोल खुद ले रहे हैं, तो ये बहुत सारी हैं कि कितने जो हैं एक ढंग से ये उनका घोषणा पत्र। अगली बार हम चलते हैं श्याम जाजू जी के पास और श्याम जाजू से पूछते हैं कि अरविंद केजरीवाल की ये जो घोषणाएं हैं, जो राजनीतिक घोषणाएं हैं और राजनीति का नया स्वरूप डालने की जो कोशिश है, उस पर वो क्या कहते हैं। हालांकि उनके पूरे एजेंडा में राइट टू रिकॉल के अलावा कोई भी ऐसी बात नहीं है जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां नहीं कहती हों। श्याम जाजू जी, कैसे देखते हैं अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक सफर आप? सभी राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे ये अट्रैक्टिव ही रहते हैं जी, आकर्षक रहते हैं। उसका क्रियान्वयन कौन कर सकता है उस पर उसका इफेक्टनेस डिपेंड है जी। अरविंद जी ने जिस प्रकार की बातें कही है वो कोई नई नहीं है। हम ये आपको कह सकते हैं कि कोई भी विचार जब तक इंप्लीमेंट नहीं होता वो विचार तक ही सीमित रहता है जी। उसको जब तक फॉलोइंग नहीं मिलता तब तक वो मूवमेंट में परिवर्तित नहीं होता जी। और अरविंद जी की जो मूवमेंट है वो मूवमेंट अराजनीतिक करते करते उन्होंने उसको राजनीतिक बना दिया है जी। ये लोगों के लिए नया मोड़ है जी जी, ये लोगों के लिए नया मोड़ है। विपिन जी, आप क्या सोचते हैं इस पर? अन्ना हजारे ने पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे की बात करते हुए अरविंद केजरीवाल को आगाह किया है। क्या अरविंद केजरीवाल इससे कुछ नसीहत लेंगे और अपने पार्टी के एजेंडा में कुछ परिवर्तन करेंगे? नहीं, बिल्कुल उदय जी, जो अन्ना हजारे की अगर बात करें तो उन्होंने अब तक जो है 75 साल की उम्र तक वो हमेशा आंदोलन के व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आंदोलन चलाया है, आरटीआई एक्ट को लेकर उन्होंने आंदोलन चलाया, लोकपाल बिल को लेकर पूरे देश को उन्होंने झकझोर सा दिया। तो अन्ना हजारे मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि किसी राजनीतिक पार्टी के जो को संचालित कर सकते हैं। राजनीतिक पार्टी के जो चुनाव हैं, राजनीतिक पार्टी को जो जिस तरह चुनाव में उतरना पड़ता है, जिस तरह फंड रेजिंग होती है, जिस तरह कास्ट और कम्युनिटी को मोबिलाइजेशन होता है और जिस तरह की राजनीति इस देश में पनप गई है, उसमें मुझे नहीं लगता कि अन्ना हजारे उसके लिए बहुत फिट थे। और अन्ना हजारे ने समय रहते ये सोचा कि उनको आंदोलन के रास्ते पर ही रहना चाहिए, उनको भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहिए। राजनीतिक पार्टी के तमाम दूसरे कंपल्सन्स भी होंगे, उसकी विचारधारा क्या होगी, वो वामपंथी पार्टी होगी, वो दक्षिणपंथी होगी, किस विचारधारा से वो आगे बढ़ेगी, उसकी जो है विदेश नीति क्या होंगी, उसकी तमाम बहुत सी बातें हैं। और जिस तरह इन्होंने राइट टू रिकॉल को जो बहुत अहम मुद्दा माना है, इसकी व्यवहारिकता में भी अगर आप जांच करेंगे तो बड़ा मुश्किल है कि इतने बड़े देश में, इतने बड़े लोकतंत्र में हर साल जो है इलेक्शन हो और राइट रिकॉल का जो मकसद है वो उसको पूरा हो पाएगा। वो एक बोझ, अतिरिक्त बोझ ही है। लेकिन ये सच है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है इनकी लड़ाई है, एक पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने बनाई है। ये दिल्ली चुनाव को केजरीवाल समझ रहे हैं कि वो दिल्ली चुनाव में उतरेंगे, भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम चलाएंगे और इस चुनाव में जो है उनके लिए ये एक थोड़ा टेस्ट भी होगा उनकी पार्टी का कि वो जो है आगे कितना आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ दिल्ली के अंदर कोई उस तरह से जी विपिन जी, गुंडों के सहारे की जरूरत नहीं है। बिल्कुल विपिन जी, हम चलते हैं सुबोध जी के पास। उधर जा सुबोध जी आपसे महत्वपूर्ण जिस प्रश्न पर हम बात करना चाह रहे हैं वो प्रश्न ये है, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये पार्टी नहीं क्रांति है। जब पार्टी नहीं क्रांति है, ये क्रांति ऐसा लग रहा है जैसे क्रांति अगले बस स्टॉप पे खड़ी हो और वहां जाके और अरविंद केजरीवाल उस क्रांति को बस में बिठाएं और इस बस स्टॉप पर आ जाएं। कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को? ऐसा तो नहीं कि ये एक मृग मरीचिका है जिसे जनता के सामने उन्होंने रखा है? देखिए, अभी तक जो आपने विचार व्यक्त किए और कहा कि हर पार्टी के नेता और हर पार्टी जो है लुभावने वादे करती है, हम ये करेंगे वो करेंगे। और अगर आपको याद होगा कि जो जेपी आंदोलन भी जो था उसमें भी अगर आपको याद होगा तो बहुत ज्यादा वायदे किए गए थे। अगर उनका आप एजेंडा उठा के देखिए तो इससे मिलते जुलते वादे थे। पर मेरा यहाँ अरविंद केजरीवाल के पार्टी के गठन और उनका राजनीति माने से मेरा सोचना यह है कि उनने ये देख लिया था कि पार्टी के राजनीति के बाहर रह के वो कोई भी बात
किसी से नहीं मनवा सकते हैं। सांसदों का घेराव हुआ, विभिन्न राज्यों में जो है आंदोलन हुए। उसके बाद इनने जो दूसरा कदम उठाया वो ये था कि भाजपा के खिलाफ भी इनने प्रहार, क्योंकि जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था तो ये कहा गया था कि आरएसएस के समर्थन से चल रहा है, इसमें आरएसएस के लोग हैं और ये जो है आरएसएस का चेहरा है, मुखौटा है। तो केजरीवाल, मैं नहीं सोचता हूं कि केजरीवाल का ये जो कदम है ये अचानक उठाया गया कदम है। और ये अन्ना की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है। अन्ना के बाद जो है, अगर अन्ना जब तक हैं, जब तक ये भ्रष्टाचार खिलाफ आंदोलन या अनशन जो भी चलता रहेगा, अन्ना के बाद ये था कि क्या स्थिति होगी इस आंदोलन की। तो उसको जो एक इन्हें राजनीतिक चेहरा दिया है, वो उनकी बहुत, मैं सोचता हूं कि अन्ना के, मेरा तो मानना यह है कि अन्ना के आंदोलन में शामिल होने के समय ही कुछ जो युवा लोग हैं, जिनमें केजरीवाल हैं, इन लोगों का ये योजना बन गई थी कि आगे चल के इसको एक राजनीतिक मंच देंगे। रही बात, जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि हम क्रांति कर देंगे और ये करेंगे, तो मेरा यहां ये मानना है कि इतने विशाल देश में दिन 2 दिन 2 साल 4 साल में सच क्रांति, और जिस तरीके की दुनिया चल रही है उसमें जिस क्रांति की वो बात कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हम भूमि अधिग्रहण जो है किसानों और उनकी सहमति से होने देंगे। अब ये देखिए कि विकास के लिए जमीन की बहुत जरूरत है। सरकार के कुछ नेताओं के बयान से सरकार खुद फंस गई है। अधिग्रहण नहीं होता है और विकास दर नहीं होगी तो देश पीछे ही जाएगा। इससे जुड़े कई मुद्दे हैं जिस पर हम आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर अन्ना हजारे क्या कह रहे हैं, क्यों अरविंद केजरीवाल को आगाह कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल अगर कह रहे हैं कि जनता फैसले लेगी तो क्या क्या जनता फैसले ले सकती है और उसका नियंत्रक कौन होगा। जनता अगर सीधे अब 1 करोड़ 20 लाख जनता तो आके जनता फैसले नहीं लेगी। जनता का कोई ना कोई चुनिंदा कोई नेता होगा या जनता का कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, नुमाइंदा होगा जो फैसले लेगी। लेकिन हम श्याम जाजू जी के पास चलते हैं और सीधे सीधे उनसे पूछते हैं कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उनकी पार्टी जनता के नियंत्रण में होगी, उनकी पार्टी पर नियंत्रण जनता का होगा। क्या श्याम जाजू जी, आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर जनता का नियंत्रण नहीं है? जनता का नियंत्रण पार्टी पर होना ये एक थियोरेटिकल बात है। आज इसके पहले भी जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में लोगों का नियंत्रण, लोग उम्मीदवार चयन करेंगे, जीतने के बाद उसको वापस बुलाएंगे, ये सब बातें चर्चा में रही जी। पर इस देश की भूमि में ये कुछ उतर नहीं पाया जी। आज भी गांवों में पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम सभा का निर्णय होकर उसमें ये सब बातें हो, ये इसका प्रावधान है। देश में कितने गांवों में सक्सेसफुल ग्राम सभाएं हो रही है, कौन से निर्णय हो रहे हैं। कल्पना बहुत अच्छी है पर इंप्लीमेंट नहीं हो रही है जी। समाज की व्यावहारिक मर्यादाएं ध्यान में लेकर काम करना चाहिए। नए पार्टी के लोग घोषणा कुछ भी कर सकते हैं, वादे कर सकते हैं, उसका प्रत्यक्ष रूप में सक्सेसफुल कराना यह अपने आप में एक बड़ी कठिन बात है। इसलिए अरविंद जी को भी इस समाज की सब मर्यादाएं और महत्वाकांक्षाएं ध्यान में लेकर काम करना पड़ेगा जी। केवल आदर्श कल्पना से व्यवहार नहीं चलता है जी। सिर्फ आदर्श कल्पना। भारतीय जनता पार्टी में हम हमारे जी हर 3 साल से हम पार्टियों के चुनाव करते हैं, जनता में जाते हैं, मेंबरशिप करते हैं। मुझे लगता है अपने आप में ये पार्टी पर जनता का नियंत्रण ही है। हमारे पार्टी के पदाधिकारी हमारे सदस्य चुनते हैं जी, और वो बॉडी कैंडिडेट तय करती है, इसलिए अपने आप में नियंत्रण की व्यवस्था है जी। श्याम जाजू जी, हम अपने दूसरे अतिथि के पास चलेंगे और पूछेंगे, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जनता स्वयं बाजार के दाम तय करेगी, यानी जो सामान मिलता है, जो हमारे घर में के लिए उपयोगी वस्तुएं हैं, जनता तय करेगी कि वो कैसे मिले। जनता तय करेगी कि बैगन 20 रुपए किलो मिले या बैगन 5 रुपए किलो मिले। अब सवाल है कि वो जनता कैसे आएगी, कहां पर आएगी, किस बाजार में तय करेगी, उसका नियंत्रक कौन होगा, रेगुलेटर कौन होगा, ये बात समझ में नहीं आ रही। चावल की कीमत कौन तय करेगा? चावल की कीमत, जनता का मतलब किसान है क्या?
किसान अपने किसानी की लागत उसमें जोड़ के तब वो भाव तय करेगा, या जो जनता, गरीब जनता जो खाती है, जितना वो पैसे दे सकती है उसके आधार पर तय होगा। दूध की कीमत कैसे तय होगी, गैस की कीमत कैसे तय होगी। ये जो लुभावने वायदे हैं, ये जो एक मृगमरीचिका दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद फिर हमारे हाथ में एक ऐसा कबूतर लगेगा जो कबूतर का एहसास तो कराएगा, लेकिन कबूतर उड़ चुका होगा। हम सुबोध मिश्रा जी से डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सुबोध मिश्रा जी, जो आपने कहा उससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर आप जनता ये डिमांड कर सकती है कि महंगाई हो रही है और इसके रेट बहुत बढ़ गए हैं, पर आप जैसा आपको मालूम है अर्थव्यवस्था जो है उसकी क्या लागत है, हर चीज वो, जैसे आपने कहा कि आपके चावल जो खेत वाले प्रोडक्ट हैं, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इसकी मांग ही की जा सकती है। जनता इसकी मांग कर सकती है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है और इतनी महंगाई जो है इस पे दाम नियंत्रण किए जाएं। पर ऐसा कोई मेरे को तो जो कहना है कि बिल्कुल मृगमरीचिका ही है, और ये कोई ऐसा वो नजर नहीं आता, आधार नजर नहीं आता कि जनता इस तरीके कुछ तय कर सकती है, क्योंकि जनता ही के नुमाइंदे जो हैं वो चुन के वहां बैठे हुए हैं, वो तय कर रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि वो शासक हैं और जनता अलग है, तो ये सब बड़े लुभावने वादे हैं, ये सब नहीं। पर जहां तक जो आप कह रहे थे कि उनके कुछ एक वादे ऐसे हैं जो जनता के गले उतर सकते हैं, जैसे ये है कि स्पीडी ट्रायल की बात है। लोग एक चीज से बहुत ज्यादा, जो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। आपने देखा कि लोग अरबों खरबों रुपए का, हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करते हैं, उसके बाद बाहर आ जाते हैं कुछ दिन में जमानत पे। उसके बाद ऐसा कभी सुना नहीं। आपने देखा होगा कि अमेरिका में खाली इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए, एक शेयर की कंपनी की स्थिति बताने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को 40 साल की सजा वहां पे की गई। चाइना में जो है, हमारे देश में किसी तरीके की करप्शन के बाद हर व्यक्ति को मालूम है, वो सरकारी पद पे हो, वो व्यापारी हो, वो काला बाजारी हो, उसको मालूम है कुछ दिन रहने के बाद बाहर आ जाएंगे। तो स्पीडी ट्रायल वाली जो स्थिति है कि हम 6 महीने के अंदर फैसले करेंगे, खाली एक मेरे को जितने उन्होंने वायदे किए हैं इसमें तो थोड़ा दम नजर आता है। रही बात जो रिकॉल करने की है या रिजेक्ट करने की, इतने बड़े, अगर छोटा सा देश हो तो श्रीलंका में ये बात हो सकती है, दिल्ली एक देश हो अगर ये कह लो तो इसमें संभव है, पर 120 करोड़ का देश जो है उसमें ये सब चीजें संभव नहीं है लोकतंत्र में। और रही बात आप जो लास्ट, फिर जो आपने पहला मुद्दा उठाया दाम तय करने की, तो दाम जो बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, उसका भ्रष्टाचार से बहुत बड़ा हुआ है, उसे सीधा जोड़ा हुआ है। जिस बात को समझना चाहिए कि सरकार के पास आज सब्सिडी के लिए पैसा नहीं है। सब्सिडी के लिए पैसा इसलिए नहीं है कि वो जो हजारों लाखों करोड़ रुपए है वो भ्रष्टाचार में चला जाता है, सरकार के खजाने में पैसा नहीं है। भाई पहले भी आप एक चीज देखिए कि आज से पहले भी सब्सिडी सरकार देती आई और ऐसा नहीं हुआ कि सरकार दिवालिया हो गई हो। तो यहाँ ये आदमी को ये समझा जा सकता है, पर ये बड़ी ये मतलब ये है कि बड़ी काल्पनिक चीज है और बड़ी अपने तरीके से कहा जाएगा हास्यास्पद है। लोग इसको एज ए जोक देख सकते हैं कि जनता दाम तय करेगी, ये संभव नहीं है। जनता खाली डिमांड कर सकती है, तय करने का अधिकार कार्यपालिका और जो संस्थाएं उनके पास है। जनता तय नहीं कर सकती। चलते हैं विपिन जी के पास। विपिन जी, क्या ये वायदे अरविंद केजरीवाल के रोमांटिसिज्म से उपजे हुए सवाल हैं? क्या सोचते हैं आप? जनता तमाम चीजें जनता तय करेगी, जनता सजा भी दिलवाएगी और जनता दाम भी तय करेगी। जनता को अगर ये समझ में आ गया कि हमें भी गाड़ी पर, मोटर पर चलने का अधिकार है और मोटर 7 लाख रुपए का मिलता है, जनता कहेगी नहीं भाई हमें 50,000 में चाहिए, तो कैसे जनता करेगी? जरा ये समझा दें विपिन जी। देखिए उदय जी, अगर आपको याद होगा तो राम मनोहर लोहिया ने एक स्लोगन दिया था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, और आप ये देखेंगे कि तमाम लोहियावादी उसके बाद जितने भी आए वो किस तरह से जो है कुर्सी से चिपके रहे, किस तरह से तमाम विरोध के बावजूद अपनी कुर्सी से हटने के बाद अपनी पत्नी, अपने बेटे को सौंपते रहे। पूरा वंशवाद जिसका विरोध लोहिया करते थे उसमें वो शामिल हो गए। तो अरविंद केजरीवाल के ये बहुत ही अच्छी बातें हैं कि जनता वापस ले सकती है, और तमाम नेता जो है वो कहीं कोड भी करते हैं विदेशों में कि वहाँ ये होता है, वहाँ वो ये होता है, लेकिन वो ज्यादातर देशों को उस समय आप राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हैं। राइट टू रिकॉल पर सब किसी की सहमति है कि ये होना चाहिए, लेकिन जनता सब तय करेगी, हम इस पे बात करेंगे।
जनता सब तय करेगी वो क्या सिस्टम होगा, वो तंत्र क्या होगा कि जनता क्या जो जनता के नुमाइंदे हैं वो सब कुछ तय करते हैं। तो क्या हमें माने कि जनता तय नहीं कर रही है चीजों को? क्या जो लोकसभा में जो लोग चुनकर आ रहे हैं सीधे जनता उनको चुनकर भेजती है, वो कानून बनाते हैं, तो क्या हम उसको जनता का फैसला न माने? तो ये थोड़ा सा अगर हमने इस लोकतंत्र पर यकीन किया है तो इस लोकतांत्रिक पद्धति में यही इसी तरह के फैसले होते हैं। और अगर केजरीवाल जो है चाहते हैं कि कोई परिवर्तन होना चाहिए तो फिर उनका रास्ता ये एक रिफॉर्मिस्ट रास्ता है, सुधारवादी रास्ता है, इस लोकतंत्र में सुधार किया जाए। ये कोई क्रांति के लिए वो संघर्ष नहीं कर रहे हैं, वो आमूलचूल परिवर्तन के लिए कोई संघर्ष नहीं कर रहे हैं। तो उसमें सुधारने की अगर गुंजाइश है तो ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है कि वो इन बारीकियों से इतने बड़े देश में इस तरह के सुधारवादी आंदोलन चलाकर कि संसद में अगर आप 223 लोग अगर चुनकर आ जाते हैं तो पूरे तंत्र को कैसे बदल देंगे। पूरा सिस्टम नौकरशाही का तंत्र है, नीचे पंचायत लेवल पर जो है लोगों का अपना एक जनाधार है, किसी का जातिगत आधार है, उनको तोड़कर वो कैसे जो है पूरे देश के अंदर एक इस तरह का माहौल क्रिएट कर सकते हैं कि जहां भ्रष्टाचार मुक्त हो, अच्छे लोग चुनाव जीत कर आए। ये थोड़ा एक बड़ा संघर्ष है, ये थोड़ा इसमें बहुत सोचने की बात होगी। लेकिन जहां तक केजरीवाल की एक कोशिश है, मुझे लगता है कि ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कोशिश है, लोकतंत्र में अधिकार है और इसको कोई हर्ज नहीं है कि अगर ये कोशिश उनकी कामयाब होती है और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन जो समस्याएं आएंगी उनके सामने, जो सियासत के जो दलदल हैं, जिसमें जितने कठिन रास्ते हैं, उन पर चलना कोई बहुत आसान नहीं होगा केजरीवाल के लिए। और अब ये टेस्ट भी होगा अगले चुनाव में दिल्ली के कि वो कितना जो है जन समर्थन उनके साथ है। जी, सवाल इस बात का नहीं है विपिन जी कि अरविंद केजरीवाल राजनीति में क्यों आ रहे हैं। सवाल इस बात का है कि राजनीति में आ रहे हैं तो दूसरी राजनीतिक पार्टियों से अलग क्यों नहीं दिख रहे और अलग वायदे क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे। अगर उन्हीं सब बातों पर वो भी बात करते रहेंगे और जहां से उनकी शुरुआत हुई थी वो जन लोकपाल बिल से थी, जन लोकपाल बिल के प्रति अगर उनकी प्रतिबद्धता नहीं दिखाई दे रही है उस राजनीतिक पार्टी को लॉन्च करते समय, तो हमारे ख्याल से अरविंद केजरीवाल कहीं न कहीं से चौराहे से किसी दूसरी तरफ मुड़ गए हैं। आगे पता चलेगा कि वो किस तरफ मुड़ के जा रहे हैं। चलते हैं श्याम जाजू जी के पास और उनसे पूछते हैं कि आखिर उनके पार्टी के नेता लोग माला क्यों पहनते हैं और पांव क्यों छुलवाते हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के नेताओं को माला नहीं पहनने दिया जाएगा और पांव नहीं छूने दिया जाएगा। पांव छूना हमारे देश में श्रद्धा का सिंबल भी है। हम अगर जिसकी इज्जत करते हैं हम पांव छूते हैं, घर में भी छूते हैं, मोहल्ले में भी छूते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का पांव छूते हैं और जिनको हम सम्मान देना चाहते हैं उन्हें माला भी पहनाते हैं। यानी अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी होगी वहां सम्मान देना, श्रद्धा करना ये गलत माना जाएगा। श्याम जाजू जी क्या कहते हैं आप इस पर? जी, इस देश में किसी के बड़े बुजुर्गों को रिस्पेक्टफुली आदर करते हुए उनके पैर छूना जी, ये कोई गैर बात नहीं है। जी, घर के बाहर जाने के पहले बच्चे माताजी पिताजी को प्रणाम करते हैं जी, ये एक नम्रता का, आदर का परिचायक है। जी, हमारे पार्टी में भी नम्रता और रिस्पेक्ट हम कायम रखते हैं, तो भी पांव छूने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। ये बार बार नितिन गडकरी जी ने कहा है, हम भी लोगों को कहते रहते हैं। जी, मालाएं पहना ये भी उसका आदर का, सम्मान का, स्वागत का प्रतीक है। इस बातों की एलर्जी रखने से कोई काम नहीं चलेगा। सवाल इसका अतिरेक का है, इसमें बैलेंस करना पड़ेगा और लोगों को अपने जो संस्कृति के जो परिचय कृति है उसको रोकना कोई ठीक बात नहीं है। जी, पांव छूने का मतलब सीधे सीधे यही है कि हम अगले से उससे श्रद्धा करते हैं और उनके सामने नतमस्तक है। पांव छूने के सिंबोलिज्म तक नहीं जुड़ा है, बल्कि उनके सामने झुकने का मतलब होता है पांव छूना। अगर झुककर हम नम्रता दिखाना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है, और अगर गलत है तो फिर आपके पार्टी के लोग क्यों पांव छूते हैं? नहीं, इसलिए मैंने कहा इसमें कोई गलत और अच्छे का भाव नहीं है जी, मन की जो श्रद्धा का भाव है। बहुत से कार्यकर्ता हमारे पास आते हैं जो पांव नहीं छूते, इसका मतलब उनका हमारे पास रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसा हम नहीं मानते। और जो पांव छूता है वही केवल रिस्पेक्ट है, ये भी नहीं है। यह मन के भाव से जुड़ा है। आदमी का स्वभाव, आदमी का चरित्र उसके व्यवहार से व्यक्त होता है। इसलिए ये लाचारी का प्रतीक नहीं है, ये श्रद्धा का प्रतीक है, ये रिस्पेक्ट का प्रतीक है। जी, जहां हम नेचुरल कोर्स में झुकते हैं उसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जी, हाँ,
कोई नेता अगर यह अपेक्षा करता है कि मेरे को सब पैर छूने चाहिए तो यह गलत है जी। इस प्रकार की परंपरा हम पार्टी में रखते नहीं है। नेचुरल कोर्स में जो होता है उसका स्वागत है। जी, ये तो चलिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के चाल चरित्र और चेहरा की बात हमने की। उनके राजनीतिक एजेंडे की बात करते हैं। राजनीतिक एजेंडे में जो अरविंद केजरीवाल ने पहली दफा ये इस बात को कहा कि 3 नवंबर तक शीला दीक्षित की सरकार को बिजली और पानी के बढ़े हुए बिल को वापस लेना होगा और जिन लोगों के यहां बिजलियां कटी हैं उनकी बिजली को जोड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो 4 नवंबर को वो जनता को लेकर स्वयं शीला दीक्षित के आवास पर जाएंगे और उनके आवास की बिजली काट देंगे। क्या आपको लगता है कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों से उन्होंने पहल ले ली और इस जो जनता को छूने वाला मुद्दा है बिजली और पानी, उस पर उन्होंने पहल करते हुए एक राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत कर दी? श्याम जाजू जी। इस प्रकार के आंदोलन पॉलिटिकल पार्टीज करते रहती है। कोई नया पैतरा करके कोई नई क्रांति आने वाली है ऐसा मैं नहीं मानता। जनता को अपना मत कहने का अधिकार है, उसके अलग अलग मार्ग उपलब्ध है। धरने हैं, प्रदर्शन है, सेमिनार है, परिचर्चाएं हैं, डेलीगेशंस है, जेल भरो है। इसलिए सभी प्रकार के ऐसे कोई भी तरीका आया तो वो अपना कहने का अधिकार व्यक्त करना जनता का अधिकार है। इसमें ये कोई नई बात करते हैं ऐसा मैं नहीं मानता। जाएंगे अरविंद केजरीवाल 4 तारीख को जाएंगे जनता के साथ और जो भी बिजली के कनेक्शन जिनके कटे हैं जो जनता वो सभी लोग वहां रहेंगे और शीला दीक्षित के आवास की बिजली काट दी जाएगी। कितना प्रैक्टिकल है उनका ये अप्रोच? क्या ये महज चुनावी वायदा है? क्या ये महज अपने आप को स्थापित करने के लिए आरंभिक दौर में दिया गया नारा है? सुबोध जी। अभी आपने देखा होगा अभी गर्मी बीती और इस गर्मी के दौरान जो है बिल नेचुरल है कि इतनी गर्मी होती है, बिल काफी बड़े बड़े आते हैं और उनको ऐसा महसूस हुआ कि जनता से सीधा जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इसको उठा के इनसे ये डिमांड करें। पर यहाँ जो उनका कहना है कि किसी भी तरह ये व्यवहारिक नहीं है। वो डिमांड कर सकते हैं, वो इस बात की डिमांड कर सकते हैं कि भाई जिन लोगों के बिजली के बिल काटे गए, बिजली के मीटर काटे गए हैं, बिजली की लाइनें काटी गई, उनको रिस्टोर किया जाए, उनको वापस बहाल किया जाए। रही बात रेट के लिए भी वो डिमांड कर सकते हैं, पर किसी के घर जाके किसी के आपको शायद जानकारी होगी कि आप अपने घर के मीटर के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। ये जो है पनिशेबल है और इसमें काफी लंबी सजाएं होती हैं। तो ये किसी भी तरीके मतलब संभव नहीं है और ये अपने तरीके का थोड़ा बचकाना लगता है कि वो जाके मुख्यमंत्री घर का मीटर काटेंगे, ये करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि वो ये डिमांड कर सकते हैं पुरजोर तरीके से, वही अन्ना के आंदोलन का रास्ता अपना के अनशन कर सकते हैं कि साहब ये जो है आप बिजली की बढ़ी हुई दरें जो हैं इनको कम करिए। तो ये उनकी डिमांड हो सकती है। पर आप ये कानून अपने हाथ में लेके कोई किसी का मीटर काटे और ये डिमांड करे कि अल्टीमेटम दे कि हमारे पास समय की तंगी है, हमें ब्रेक लेना है, हम क्विकली बिपिन से और अग्निमा से एक एक लाइन में ये रिएक्शन लेते हैं और फिर हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक से वापस लौटते हैं तो आज की दूसरी बड़ी खबर पर बात करते हैं। बिपिन जी। जी, बिजली काटने की जहां तक बात है बिल्कुल सही बात है कि व्यवहारिक बात बिल्कुल नहीं है और सबसे पहले कि लोग जो है ये रिस्क नहीं लेंगे जिनके बिल ज्यादा भी आए हैं कि वो बिल पेमेंट न करे और बिजली अपनी कटवा दे। तो ये थोड़ा सा अव्यवहारिक जरूर है कि अगर कोई बिजली काट देगा तो वो 3 दिन 4 दिन के जब तक इनके आंदोलन पर कोई मांग मानेगी सरकार तब तक वो बिना बिजली के घर में रहेगा कैसे? तो अव्यवहारिक है। बिपिन जी का कहना है, सुबोध जी का भी कहना था कि ये अव्यवहारिक डिमांड है। अग्निमा, आप क्या कहती हैं? बिल्कुल हाँ, इस अगर मांग की बात करें तो अव्यवहारिक है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जनता को ही ये सिखाएं कि वो गलत व्यक्तियों को वोट ना दें और जो अभी जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें वो सही फैसले करे तो शायद रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते और एक आंदोलन के रूप में बाहर रहते और जनता को ये एक सिखा पाते या उनको समझा पाते कि जिन लोगों को आप चुन रहे हैं उसमें आप ढंग के लोगों को चुने तो शायद बेहतर परिणाम आते भविष्य में। अभी तो भ्रमित वाली स्थिति है, ये खुद लगता है अरविंद केजरीवाल भ्रमित है बहुत चीजों को। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि 120 करोड़ के देश को अरविंद केजरीवाल कुछ समझा पाए, कुछ सिखा पाए। फिलहाल अग्निमा के हिसाब से वो भ्रमित दिखाई देते हैं
यह हमारी मजबूरी है एक कमर्शियल ब्रेक लेने की। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जल्द वापस लौटते हैं, फिर आज की दूसरी खबर की ओर चलते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ पीएसीएल इंडिया लिमिटेड। पीएसीएल में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। ईश्वर तेरो सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हमारे सभी अतिथि जुड़े हुए हैं। आज की दूसरी खबर पर हम चर्चा करेंगे इन सभी किसी के साथ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के विदेश दौरों पर खर्च को लेकर कांग्रेस और नरेंद्र मोदी आमने सामने हैं। मोदी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि फिजूल खर्ची पर सवाल पूछना क्या गलत है। मोदी ने कहा है कि उनका सवाल पीएम से है, पीएम इस बात का जवाब दें। कांग्रेस को इस बात की क्या तकलीफ है। मोदी ने कल सोनिया गांधी पर हमला करते हुए कहा था कि उनके विदेशी दौरों पर 1880 करोड़ रुपए खर्च हुए और ये करदाताओं की गाढ़ी कमाई थी। यूपीए सरकार सादगी की बात करती है, लेकिन पिछले 3 सालों में सोनिया गांधी की विदेश यात्राओं पर जनता के 1880 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। कांग्रेस अध्यक्षा 8 बार अपनी बीमार मां को देखने अमेरिका गई। इस दौरान उन्हें विशेष विमान उपलब्ध कराए गए और होटलों पर खर्चा भी सरकार ने उठाया। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए चार्टर्ड विमान उपलब्ध कराए जाते हैं। सोनिया गांधी को कैसे ये सुविधा मुहैया कराई गई, पीएम इस बात का जवाब दे। मोदी की इसी बात ने राजनीति को गरमा दिया है। मोदी ने सोनिया गांधी की फिजूल खर्ची पर प्रधानमंत्री से जवाब क्या मांगा, कांग्रेसी नेताओं ने मोदी को निशाना बना लिया। कांग्रेस के महासचिव और बड़बोले नेता की पहचान रखने वाले दिग्विजय सिंह ने मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा, जिस स्रोत से मोदी को ये जानकारी मिली है उसका कोई वजूद नहीं है। उनका बयान सरासर झूठा है। सोनिया गांधी की विदेश यात्रा के खर्चे का हिसाब मांगने वाले नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने जुलाई में एक निजी अखबार में छपी खबर के आधार पर ये बातें कही और अगर ये बातें गलत हैं तो अब तक सरकार ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। मोदी ने कहा, क्या खर्च का ब्यौरा मांगना गलत और गुनाह है? मैं किसी की धमकी से नहीं डरता हूँ। सरकार अब तक इस मसले पर चुप क्यों है? 2004 से 2012 तक के दौरों की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। हालांकि मोदी ने अपने बयान में ये भी कहा कि अगर मेरी सूचना गलत हुई, हालांकि ये एक अखबार की खबर पर आधारित है, तो सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लूंगा कि मुझसे गलती हुई है। लेकिन मोदी ने अपने बयान से ये भी साफ कर दिया कि वो कांग्रेस पर कटाक्ष करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर क्यों न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1। तो खर्चे का हिसाब मांगना गलत नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर सोनिया गांधी को जहाज मुहैया नहीं कराना चाहिए और अगर जहाज मुहैया कराया गया तो क्यों कराया गया, इसके बारे में चर्चा करना भी कहीं से कोई गलत नहीं है। दरअसल रमेश वर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं, हिसार में रहते हैं, आरटीआई के एक्टिविस्ट हैं और आरटीआई के तहत उन्होंने ये जानकारी चाहिए थी कि क्या सोनिया गांधी के विदेशी दौरों पर भारत सरकार ने कोई खर्च किया है। राकेश वर्मा का कहना है कि अभी तक आरटीआई का कोई जवाब उन तक नहीं मिला। शायद इसी वजह से अब दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी इसको ले गए और वो कहते हैं कि 2004 से लेकर 2012 तक सोनिया गांधी के विदेशी दौरों का पूरा खर्च मुहैया कराया जाना चाहिए। अपने आप में नरेंद्र मोदी जो कहते हैं बिल्कुल ठीक है और इस पे कांग्रेस को भी रिएक्शन नहीं देना चाहिए, सरकार को रिएक्शन देना चाहिए, लेकिन सरकार चुप है। सरकार क्यों चुप है, दिग्विजय सिंह
सरकार की तरफ से बोल रहे हैं या पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं या अपनी तरफ से बोल रहे हैं, ये भी कोई स्पष्ट अभी तक नहीं हुआ। चलते हैं हम श्याम जाजू के पास और वहां से डिस्कशन की शुरुआत करते हैं आज के इस बहस का। श्याम जाजू जी, आप क्या देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया, नरेंद्र मोदी ने जो कहा, उसको किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं और देश को क्या यह जानने का अधिकार है कि सोनिया गांधी के विदेशी दौरों पर कितना खर्च हुआ? सरकारी तिजोरी में से, जनता से इकट्ठा हुए रेवेन्यू में से कितना पैसा कहां खर्च हो रहा है, ये जानने का जनता का पूरा अधिकार है जी। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने सोनिया जी के 1880 करोड़ रुपए के खर्चे का विषय निकाला है। आम आदमी है या कोई पदाधिकारी है, जिस फैसिलिटी के लिए वो पदाधिकारी एलिजिबल नहीं है, वो जनता की तिजोरी से वो फैसिलिटी एंजॉय कर रहा है और जनता उसमें कुछ नहीं बोले, कोई रिएक्ट नहीं करे और उनका बोलने का, कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं, ये मैं नहीं मानता। इसलिए मोदी जी ने ठीक बात उठाई है। जिस बात के लिए वो एलिजिबल है, हमारा कोई कहना नहीं है, पर जिस बात के लिए वो एलिजिबल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति, इनके लिए जो सुविधा उपलब्ध है, वो सुविधा हम एंजॉय करेंगे और जनता के तिजोरी का पैसा खर्च करेंगे। ये कोई नैतिक बात नहीं है, यह आचरण किसी को भी ठीक नहीं लगता है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने वो बात उठाई है, इसमें कोई गलत नहीं है। जी, हमारे साथ कांग्रेस के सांसद प्रदीप टमटा जी भी जुड़ गए हैं। आइए हम श्याम जाजू के पास, प्रदीप टमटा के पास पहले चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो सवाल उठाया, क्या उनको सवाल उठाने का हक है? प्रदीप टमटा जी। देखिए, इस देश की जनता को पहले जो सज्जन कह रहे थे जी, इस देश की जनता को अधिकार ये कांग्रेस ने दिया है और माननीय सोनिया जी के निर्देश पर मनमोहन सिंह जी ने सूचना का अधिकार कानून बनाया और पूरे इस देश की आम जनता को, जो कल तक हम विधानसभा और लोकसभाओं में ही जो प्रिविलेज वर्ग था, उनको ये अधिकार था कि जानने का हर तरह सरकारें क्या कर रही हैं। इस देश की कॉमन मास को ये अधिकार कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया जी ने दिया है। सवाल जो नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है, राजनीति के इतने ऊंचे पद पर बैठने के बाद वो इस तरह से गिर जाएंगे। वो कल कह रहे थे कि इतना करोड़ रुपया खर्च किया है और आज फिर एक अखबार पर, चैनल पर के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे कि उनके हवाले से मैंने ये कहा। तो राजनीति में हम सब लोग जानते हैं कि उच्च पदों में जो बैठे हुए लोग हैं वो सब त्याग तपस्या के कारण है। उनके जो अधिकार भी है वो कानूनगत है। अगर किसी को माना तो सूचना अधिकारी के कानून मानेगा, उनको देगा जो इंटाइटलमेंट होगा जब का। लेकिन एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह के राजनीतिक सवाल उठा करके व्यक्तिगत हमले करना और जो ये कहीं शोभा नहीं देता। और मुझे ये लग रहा था कि सोनिया जी गुजरात में जा रही है राजनीतिक सवालों को लेकर। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने किस तरह गुजरात की जनता के साथ जो छलावा किया है विकास के नाम पर, तो उन्होंने उस सवाल से ध्यान हटाने के लिए ये नया सवाल खड़ा किया है। मोदी जी ने स्पष्ट कहा है 1880 करोड़ का हिसाब मांग रहे हैं। ये 1880 करोड़ का फिगर कहां से आया? कल ही कह रहे थे, पहले 1880 करोड़ कह रहे थे, फिर आज कहा है कि मैं माफी मांग लूंगा। मैंने तो अखबार के हवाले से कहा है। अखबार कहते हैं कि ये तो मुझे न्यूज एजेंसी से मिला है। जिस आरटीआई एक्टिविस्ट का हवाला देते हैं वो कहते हैं ये आंकड़े नरेंद्र मोदी कहां से लाए हैं, वो खुद नरेंद्र मोदी बताएं। तो आखिर नरेंद्र मोदी बताएं कि जिस आरटीआई एक्टिविस्ट के हवाले से 1800 करोड़ का दे रहा है, वो कहां से ये आंकड़ों की इजाद उन्होंने की, वो क्यों देश की जनता को भ्रम में डालना। और इसके पीछे सीधा जो है कि सोनिया जी गुजरात में जा रही हैं। गुजरात में 5 साल के कार्यकाल में जनता के सवाल पर सोनिया जी नरेंद्र मोदी से जवाब मांगे, तो नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे दूसरा सब्जेक्ट खड़ा करके उस सवाल से ध्यान हटाने के लिए ये बातें रखी है। जी, हम आएंगे सुबोध जी के पास। सुबोध जी, जैसा डिस्कशन की शुरुआत में हमने कहा, रमेश वर्मा नामक एक व्यक्ति है हिसार के, उन्होंने एक आरटीआई डाला था जिसमें इस किस्म के खर्च का ब्यौरा मांगा गया था और पता नहीं ये 1880 करोड़ रुपए कहां से आए, लेकिन पूरा मसला 1880 करोड़ पर आकर सिमट गया। कैसे देखते हैं आप इस कंट्रोवर्सी को? क्या ये महज कुछ रमेश वर्मा जी ने खुद मना कर दिया है जी क्या इस आंकड़े के कहे नहीं। क्या सुबोध जी आप इसको महज सियासी बयानबाजी देखते हैं या इसमें कहीं से कोई ऐसी बात देखते हैं कि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है? सुबोध जी। देखिए, मेरा यह मानना यह है कि गुजरात में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं
और आपने ये भी देखा है कि कांग्रेस जब भाजपा पे अटैक करती है तो उनका जो टारगेट रहता है, जितना पार्टी रहता है उससे ज्यादा मोदी होते हैं। रही बात जो मोदी ने, जहां तक फिगर की बात है, ये 1880 करोड़ है या 180 करोड़ है या 800 करोड़ है, इस पे मतलब यह है कि विवाद हो सकता है और इसमें जो है सच्चाई तो बाद में सामने आएगी जी। पर आप इस बात से सहमत होंगे कि खुद जो हमारी पूर्व राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, उनके विदेशी दौरे पे कितना खर्च हुआ था इसको लेकर काफी बवाल मचा था। लेकिन वो तो चलिए ऑथोराइज्ड हैं, वो तो राष्ट्रपति हैं, हाँ, राष्ट्रपति थी, उस नाते उनका विदेशी दौरा ऑथोराइज्ड था। आप जो कह रहे हैं इसी तरीके से विश्वनाथ प्रताप सिंह जो जब प्रधानमंत्री पद से हट गए थे, उनके इलाज के लिए विदेशी खर्च पे भी सवाल उठा। तो एक बड़ा ये संवेदनशील मुद्दा है कि नेताओं के विदेशी दौरे। रही बात जैसे मोदी का कहना है, जो मोदी कह रहे हैं कि ये खर्चा किसने किया, तो पार्टी को ये स्पष्ट करना चाहिए, आगे पीछे स्पष्ट कर देना चाहिए था। मेरे ख्याल से तो अभी तक स्पष्ट कर देना चाहिए था कि ये पार्टी ने खर्च किया है, चूंकि वो किसी सरकारी ओहदे पे नहीं है। यहां एक बड़ी हास्यास्पद और बड़ी एक विचित्र चीज ये भी है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, पर अपोजिशन जब अटैक करते हैं तो कहते हैं कि रियल सत्ता सोनिया जी के हाथ में है जी, क्योंकि उनको कोई मतलब यह है कि सरकारी ओहदा नहीं है। अदरवाइज एक तरीके से देखा जाए जैसे कम्युनिस्ट व्यवस्था में होता था, जनरल सेक्रेटरी होता था, वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से ज्यादा पावरफुल होता था, और वही यहाँ पे भी व्यवस्था कुछ इसी तरीके की चल रही है जी। पर जो उन्होंने डिमांड किया है कि ये सरकार बताए कि इतना जो खर्च हुआ है, स्वाभाविक है जनता ये जानना चाहेगी कि जो इतना बड़ा फिगर दिया 1880 करोड़ रुपए, क्या 10 साल में इतना खर्च हो सकता है। पर यहाँ एक बात ये भी नजर आती है कि ये लोग जब यात्राएं करते हैं, विदेश यात्राएं करते हैं, तो इनके साथ सुरक्षा का बहुत बड़ा अमला लश्कर लेके चलते हैं। जी, उनके सब खर्चे अगर जोड़ दिए जाएं जी, तो कई बार ऐसा लगता है कि देख के लगता है कि ये संभव भी हो सकता है जी। पर ये अभी उन्होंने डिमांड की है और आने वाले दिनों में जी सरकार संभवतः कुछ आंकड़ों के साथ आ सकती है, पार्टी कुछ आंकड़ों के साथ आ सकती है। और रही बात तो ये एक सियासी आरोप है और राजनीति जब हो रही है तो इस तरीके के आरोप वो तथ्य परख हों या अनर्गल हों, इस तरीके का आरोप आते रहेंगे और ये मुद्दा है, ये चलता रहेगा। दूसरा एक आपका समय लूंगा जी कि जो करप्शन का वॉल्यूम है वो इतना भयानक हो गया है कि पहले जैसे बोफर्स था, 174 करोड़ की बात थी, 69 करोड़ की, 169 करोड़ जी, इसी तरीके से घोटाले। अब हमने जो देखा कि कोयला अगर घोटाला है, जैसा कहा जा रहा है कोयला घोटाला है या 2G स्कैम है, इसमें ये हजारों लाखों करोड़ रुपए की बात हो गई है। तो ये हो गया है कि जनता को मतलब इस तरीके का आरोप लगाओ तो जनता की गलत बात उतरती। पहले संभवतः नहीं उतर सकती थी कि 1880 करोड़ रुपए जो है किसी के दौरे पे खर्च हो सकता जी। सुबोध जी, चलते हैं हम अग्निमा के पास। अग्निमा, 1880 या 18 करोड़ या 18 रुपए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि विदेशी दौरों पर कितना खर्च हुआ। सोनिया गांधी इस देश में यूपीए की चेयरपर्सन है और उनके पास एक ऐसी हैसियत है कि वो खर्च कर सकती हैं, सरकार उन्हें खर्च करने की अनुमति दे सकती है। तो ऐसे में क्या सरकार को ये नहीं चाहिए कि वो खर्च का ब्यौरा दे दे? निश्चित तौर पे उदय जी, अभी जैसे आपने प्रदीप डमटा जी ने कहा कि हम आरटीआई लाए, कांग्रेस दावा करती है हम आरटीआई लाए, तो क्यों नहीं वो आज जब 2 दिन से बहस चल रही है इस मसले पे, 3 दिन से बहस चल रही है, तो क्यों नहीं ये आंकड़ा देश की जनता के सामने रख दिया, तो विवाद अपना आप ही खत्म हो जाता। लेकिन बात वही है कि सच्चाई छुपाने की कोशिश होती है। सरकार की कथनी और करनी में अंतर नजर आता है, इसलिए ये सवाल उठते हैं। भले मोदी उन पे हमला करें या आप उनको कहें कि वो सोनिया कल जा रही हैं इसलिए वो हमला कर रहे हैं, सवाल वो लड़ाई तो चलती रहेगी राजनीतिक दलों में। लेकिन सवाल वही आता है कि जब आप आरटीआई की बात करते हैं कि हम लाएं, तो ये तथ्य सामने क्यों नहीं कर देते? 4 महीने से उनका आरटीआई जो आपने बताया हिसार का है, वो अभी तक कोई जवाब नहीं आया। क्यों छुपाने की कोशिश कर रही है सरकार? की कथनी करने में इसलिए विवाद होता है कि 7,000 की थाली का वो खाना परोसते हैं और उन्हीं के मोन्टेक सिंह जो कहते हैं कि 16 रुपए की थाली से भी कम का वो उसमें परोस के दे देते हैं कि आम जनता ये खाए। तो ये विवाद इसलिए उठते हैं, खुद सरकार अपनी चीज को जो है वो स्पष्ट तरीके से चीजों को करती नहीं है, उसका कहना कुछ और होता है, करती वो कुछ है, इसलिए ये विवाद होते हैं। तो ये विवाद तो 2 मिनट का खत्म हो जाने वाला था कि जब सामने ही तथ्य रख दिए जाते हैं। लेकिन इसी में ऐसा लगता है कि जो
जो मसले हैं, जैसे कि क्या वो इसके लिए एलिजिबल थी, जो उन्होंने उपयोगिता जो भी अपने कहना चाहिए कि जो उनको दी गई सुविधाएं, क्या वो उसके लिए एलिजिबल थी या नहीं थी, शायद ऐसे कुछ होंगी चीजें, तभी सरकार अभी तक इस तथ्य के सामने या उस आंकड़े के सामने नहीं उनको लेके नहीं आई अभी तक। जी, हम चलेंगे विपिन जी के पास भी, लेकिन विपिन जी के पास जाने के पहले इनका जवाब जान लेते हैं हम प्रदीप टमटा जी से कि जो आपने सवाल उठाए कि सरकार ने ये 4 दिनों से ये वार्तालाप चल रही है, 4 दिनों से ये कंट्रोवर्सी चल रही है, सरकार ने अभी तक स्पष्ट क्यों नहीं कर दिया कि कितने पैसे खर्च हुए? प्रदीप टमटा जी। देखिए, ये कहीं कंट्रोवर्सी का हिस्सा ही नहीं था कि सोनिया जी के विदेशी दौरे में किसने खर्च किया है। वो यूपी की चेयरपर्सन है, उस चेयरपर्सन के हिसाब से प्रदीप जी यही तो कंट्रोवर्सी है, यही कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी तो नरेंद्र मोदी ने के द्वारा है कि एक तो सरकार से स्पष्ट कर देना, हवाला देते कि 1800 करोड़ रुपए का खर्च किया। नरेंद्र मोदी ये बताए कि 18 करोड़, नरेंद्र मोदी को छोड़िए, सरकार से कहिए, नरेंद्र मोदी को छोड़िए, सरकार से ये कहिए कि 5 रुपए खर्च हुए हैं सोनिया गांधी के विदेशी दौरे पे, सरकार कह दे कि यहाँ 5 रुपए खर्च हुए। नहीं, सरकार उस चैनल के हिसाब से आएंगे, सरकार उसका जवाब देगी, सरकार जवाब देगी। लेकिन यहाँ पर तो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमारी पर आरोप लगाया है कि 1800 करोड़ रुपए का देश का पैसा उनके विदेशी दौरे में खर्च किया गया है। सवाल यह है, ये एक राजनीतिक सवाल है, इस उनके विदेशी बीच को राजनीतिक हमला करके, और इसलिए मैंने कहा कि ये गुजरात की जनता का ध्यान गुजरात के सरकार के 5 साल के उपलब्धियों से हटाने के लिए जो उन्होंने वहां भ्रष्टाचार किया, जो अन्याय किया, उसे हटाने के लिए एक नरेंद्र मोदी ने ध्यान बटाने के लिए बयान दिया। राजनीतिक आरोप क्यों नहीं नरेंद्र मोदी अपने इस आंकड़े का सोर्स बताते हैं? इस आरटीआई एक्टिविस्ट को वो हवाला दे रहे हैं, वो खुद डिनाई कर चुके हैं। ठीक बात है, ये हम अखबार का वो हवाला दे रहे हैं कि आटा को पीसना नहीं चाहते, वो उसका खुद डिनाई कर चुके हैं, हमारे आंकड़े नहीं है, ये बिल्कुल हवाला दे चुके हैं। सवाल तो इस बात का है, सवाल इसका है कि सवाल के द्वारा अपने प्रदेश की जनता का ध्यान सोनिया जी की विजन से हटाना चाहते हैं। सरकार ने उसे स्पष्ट नहीं किया। सिर्फ ये सरकार को किसने स्पष्ट किया? अगर नरेंद्र मोदी पूछते इस बारे में, तब उसका सवाल का जवाब दिया जा सकता था कि भाई उनकी यात्रा को किसने फंड किया, पार्टी ने फंड किया, गवर्नमेंट ने फंड किया। यही तो बात है। तो उन्होंने एक आंकड़ा दिया है ना, और आंकड़ा दे करके कहा यही सत्य है। 1800 करोड़ रुपए का ये आंकड़ा दिया कि ये खर्च हुआ है। आखिर उसका जब तो आप बता दीजिए कि 1880 करोड़ नहीं, सिर्फ 5 करोड़ रुपए खर्च हो गया, बाकी नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, ये आप क्यों नहीं कह दे रहे? अरे मैं ये कह रहा हूं, देखिए उदय जी, सवाल प्रश्न इस बात का नहीं है जी। प्रश्न तो है, सोनिया गांधी यूपी के चेयरपर्सन है और उसके तहत उनको बहुत से अधिकार हैं जी। इंटाइटलमेंट, सवाल उनके इंटाइटलमेंट और इंटाइटलमेंट में तो कोई बहस ही नहीं हो रही है जी। बहस तो ये हो रही है कि देश की जनता के धन का दुरुपयोग किया, 1800 करोड़ रुपए का हवाला दिया, कहा मैं नहीं कह रहा हूं, आरटीआई एक्टिविस्ट कर रहा है, अखबार लगा रहा है। अब वो सबके सब इस चीज को डिनाई कर चुके हैं। पहले नरेंद्र मोदी देश की जनता से माफी मांगे कि मैंने गलत आरोप लगाया है, मेरा सोर्स गलत था जी। ये वो कह चुके हैं, क्यों नहीं नरेंद्र बीजेपी के लोग उनके उस सोर्स पर जो आज उसका हमला कर रहे हैं, क्यों नहीं उसके लिए माफी मांग रहे हैं? उन्होंने गलत नियत से गलत आरोप लगाए। श्याम जाजू जी, क्विकली आपसे कमेंट लेना चाहेंगे। प्रदीप टमटा जी के हिसाब से ये सवाल नहीं है कि एंटाइटलमेंट है या नहीं है, सवाल यह है 1800 करोड़ रुपया, 1880 करोड़ रुपए की बात है, देश की जनता से माफी मांगे, ये कह रहे हैं प्रदीप टमटा जी। श्याम जाजू जी, क्विकली। आरटीआई एक्टिविस्ट को 4 महीने होने के बावजूद अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया गया? और कांग्रेस पार्टी ने आगे आकर 1880 करोड़ गलत है, हमारे 80 करोड़ खर्च हुए, ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं है कांग्रेस में? ये इसमें हमें ध्यान में आता है दाल में कुछ काला है। आ रहे थे केवल एंटाइटलमेंट और नॉन एंटाइटलमेंट का सवाल नहीं है, जनता के धन का दुरुपयोग का सवाल खर्च का है। विपिन धूलिया जी आप बताएं। विपिन धूलिया जी बिल्कुल। श्याम जाजू, ये दुरुपयोग करने का अधिकार कह रहे हैं, हमारे पास समय की तंगी है, कार्यक्रम को वाइंड अप करना है जल्द से जल्द। विपिन धूलिया जी से कमेंट लेते हैं। विपिन धूलिया, देखता हूं कि नरेंद्र मोदी ने जो ये मुद्दा उठाया तो सीधे सीधे उनकी कोशिश है कि जो स्टेट में
नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको किसी तरह से वो यूपीए सरकार के एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ जनता को एकजुट कर सकें। तो सीधी सीधी उनकी सियासत है इसके पीछे। और दूसरा सवाल ये जरूर है कि नरेंद्र मोदी या कोई भी लीडर किसी भी पार्टी किसी मंत्री के अगर हिसाब किताब के बारे में पूछेगा कितना खर्चा हुआ, तो सरकार बिल्कुल इसके लिए बाध्य नहीं है। इसके लिए संसद का फोरम है, इसके लिए आरटीआई है। लेकिन हाँ, एक चीज मुझे जरूर अफसोस की ये बात है कि आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश वर्मा ने जो सवाल पूछा था सरकार से, उसमें जो जवाब दिया सरकार ने, उसमें सरकार ने ये माना कि जो भारतीय दूतावासों ने सोनिया गांधी के विदेशी खर्चों पर 10 लाख रुपए खर्च किए, 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन उसका पूरा जवाब जो है आरटीआई एक्टिविस्ट को सरकार ने नहीं दिया। ये जवाब सरकार को आरटीआई एक्टिविस्ट को मुहैया कराना चाहिए, क्योंकि ये कानूनन उनको बाध्य है इसके लिए। तो ये जरूर है कि वो जरूर उनको डिटेल आरटीआई एक्टिविस्ट को देना चाहिए। लेकिन जहां तक मोदी को देना चाहिए जवाब, ये मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। कोई भी आदमी कोई भी सवाल कभी भी कहीं से भी सरकार से कोई जवाब इस तरह नहीं मांग सकता। सरकार हर जवाब देने के लिए इस तरह बाध्य नहीं है। वो फोरम जो है सही होना चाहिए। जी उदय जी। जी, फोरम सही होना चाहिए। और कुल मिला के जो बात विपिन जी की समझ में आई कि ये सियासत के दाव पेच है और ये चलते ही रहेंगे। लेकिन अगर सरकार ने इसे स्पष्ट कर दिया होता कि ये इतना पैसे खर्च हुए, या आरटीआई एक्टिविस्ट को ये जवाब दे दिया होता, तो शायद बात इतनी न बढ़ती। प्रदीप टमटा का स्पष्ट कहना है एंटाइटलमेंट का झगड़ा नहीं है, एंटाइटलमेंट तो है ही है। सवाल है कि कितने रुपए लगे, और अगर वो रुपए लगे तो ये गलत नहीं होना चाहिए। जनता के मन में इस गलती का एहसास कराने के लिए नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो फिलहाल न्यूज लाइन में इतना ही। लेकिन जाने से पहले हम आपको ये बता दें कि देश दुनिया की तमाम दूसरी खबरें जानने के लिए बने रहिए चैनल 1 न्यूज के साथ। जो बात बताना चाह रहा था मैं, वो ये है कि इस कार्यक्रम के तुरंत बाद बापू नाम से एक हमारा विशेष कार्यक्रम आएगा, देखना न भूलिए। धन्यवाद। अटल स्कूल यूनिफॉर्म योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार वर्ष में 2 बार दे रही पहली से 10वीं तक के विद्यार्थियों को मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म। हिमाचल सरकार की रहनुमाई में हुआ सबका हित, सबका कल्याण, सबका हित, सबका कल्याण। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। PACL